लगभग 1.5-2 घंटे इंतजार करने के बाद मैं एक बार फिर इस्तकबालिया की तरफ चल दिया था। मुझे उस वक्त सनातन भी वहीं दिखाई दिया। वो कोमल से बातें कर रहा था। मैंने लॉबी का बगौर जायजा लिया तो मुझे शुक्ला के 2 मातहत वहाँ एक दूसरे से अलग बज़ाहिर वक्त गुजारी करते दिखाई दिए। ये इस बात की अलामत थी कि कृष्णा मेनन अपने हवारियों समेत चना रेस्टोरेंट में मौजूद है। मैं इस्तकबालिया की तरफ बढ़ा। पहले सनातन ने मुझे देखा और उसके चेहरे पर शिनासाई के आसार नमूदार हुए। मैंने नमस्कार करने के बाद कहा, आपको होने वाले नुकसान का मुझे बहुत अफसोस है सनातन जी। मेरी बात सुनकर वो उदासी से बोला, बात धन की नहीं है मनोहर जी, दुख इसलिए ज्यादा है कि मैंने बहुत चाव से खुद दिल्ली जाकर वो गाड़ी खरीदी थी, अभी तो उसकी पहली सर्विस भी नहीं करवाई। मैंने कहा, लक्ष्मण का देहांत हो चुका है इसलिए उसे तो कुछ कहना मुनासिब नहीं, लेकिन आपके साथ वाकई जुल्म हुआ। उसने इजहार अफसोस पर मेरा शुक्रिया अदा किया और रेस्टोरेंट की तरफ चल दिया। सनातन के रुखसत होते ही कोमल मेरे पास आ गई और मानी खेज लहजे में बोली, वो हमारे मंत्री जी और एयर मार्शल एसपी वापस आ चुके हैं और इस वक्त भोजन कर रहे हैं। मैंने हैरानी के साथ कहा, अच्छा कब वापसी हुई उनकी? उसने कहा, होटल में तो 1.5 घंटे पहले ही लौट आए थे, रेस्टोरेंट में अभी पहुंचे हैं। वो आपकी रागिनी भी वापस आ चुकी है। सुना है उसने मंत्री जी और एसपी इंजीनियर के सामने अपने भाई की मृत्यु पर बहुत रोना धोना किया है, लेकिन अब डिनर के लिए उनके साथ रेस्टोरेंट भी पहुंच गई है। मैंने आपको बताया था ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये औरत बहुत बड़ी नाटकबाज है। इकलौते सगे भाई की मृत्यु के फौरन बाद कोई बहन कैसे पेट भर सकती है? मैंने कहा, छोड़ें कोमल जी, हमें किसी के करतूतों से क्या लेना देना, मगर सनातन की गाड़ी बर्बाद होने का मुझे वाकई अफसोस है। बहुत दिल शिकस्ता दिखाई दे रहा है बेचारा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट उभरी और उसने कुछ सोचकर राजदाराना लहजे में कहा, एक गुप्त बात बताऊं, परंतु वचन दें कि किसी और से इसका जिक्र नहीं करेंगे। मैंने यकीन दिलाया कि ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहेगी तो उसने तंजिया लहजे में कहा, सनातन नंबर 1 का झूठा है। ये गाड़ी उसने कमाई से थोड़ी खरीदी है, सीधा सीधा गंदे धंधे की कमाई में से अपना शेयर लिया था। अच्छा है, निष्ठ हो गई। मैंने हकीकी हैरानी से पूछा, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, जरा तफसील से बताओ। कोमल ने अपने दोनों साथियों का जायजा लिया और फिर दोबारा राजदारी से बोली, मैंने कल आपको श्रीनगर में कॉल गर्ल्स का सबसे बड़ा नेटवर्क चलाने वाले लिफंगे खिजर के बारे में बताया था ना? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल याद है। तो क्या ये कीमती कार उसे दौलतमंद गाहक मुहैया करने की फीस के तौर पर हासिल होने वाली रकम से सनातन ने खरीदी है? कोमल ने मुस्कुराते हुए सर असबात में हिलाने पर इक्तफा किया। फिर वो एक बार फिर सरगोशी के अंदाज में मुझसे मुखातिब हुई, बोली, एक और गुप्त बात आपको बताती हूँ। सनातन और खिजर मिलकर एक होटल भी बनवा रहे हैं जिसका 50% काम मुकम्मल हो चुका है। ये होटल खिजर नवाब बाग में नगीन झील के किनारे अपने मकान के साथ अपनी कब्जा की हुई जमीन पर बनवा रहा है। उसका 3 मंजिला मकान मैंने देखा है। वो इलाके की सबसे विशाल बिल्डिंग है। उसने जो कुछ बताया, मैं ना चाहते हुए भी उसमें दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गया। मैंने बातों ही बातों में उससे खिजर के घर का महल वकू अच्छी तरह मालूम कर लिया। उसके बाद मैंने उससे इजाजत ली और चिनार रेस्टोरेंट में जा पहुंचा। कृष्णा मेनन, एसपी इंजीनियर और रागिनी मुझे दूर ही से एक बड़ी मेज के गिर्द बैठे दिखाई दिए। मैंने हॉल का जायजा लिया। शुक्ला और प्रीतम तो वहाँ मौजूद नहीं थे, अलबत्ता रामचंद दिखाई दे गया। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक मानूस मुस्कुराहट उभरी। मैंने उससे गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए कहा, यार मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने शुक्ला और प्रीतम को शॉलें तोहफे में दी हैं। रामचंद ने खुशामदी लहजे में कहा, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता था लेकिन चांस ही नहीं मिला। मैंने दिलजुई करते हुए कहा, फिक्र न करो रामचंद भैया, आपकी अमानत मैं आज रात या कल सुबह ही आप तक पहुँचा दूंगा। रामचंद ने मुझे यकीन दिलाया कि ऐसा ही होगा। उसके बाद मैंने कृष्णा मेनन वाली मेज का रुख किया। मुझे उन तीनों के चेहरों पर निस्बतन संजीदगी तो दिखाई दी, ताहम मुझे रागिनी के चेहरे पर भी रंजो अलम के जज्बात दिखाई न दिए। मेरे करीब पहुंचने पर प्रणाम करने पर कृष्णा जी ने कहा, आओ मनोहर आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। एक जरूरी बात आपको बतानी थी, बैठो। मैंने कुर्सी संभालते हुए कहा, मैं जानता हूँ कृष्णा जी कि आप कौन सी बात बताना चाहते हैं। मैं इस अलमनाक सानहे पर आप सबसे अफसोस का इजहार करता हूँ। मैं लक्ष्मण जी की डेड बॉडी लाने वाली टीम के साथ गया था और रागिनी जी, भगवान से प्रार्थना है कि लक्ष्मण जी को स्वर्ग में जगा दे। मुझे लगा कि मैंने इजहार ताजियत करके एक तरह से रंग में भंग डाला है।
वो लोग शायद इस मौजू पर वक्ती तौर पर मिट्टी डाल चुके थे। रागिनी ने मेरी बात सुनकर हाँ में सर हिलाया और अपने मखसूस अंग्रेजी तलफ्फुज में बोली, हाँ, अफसोस के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। मैं आपकी तरफ से इजहार ताज़ियत पर तहे दिल से ममनून हूँ। कृष्णा ने बात की डोर एक बार फिर अपने हाथ में लेते हुए कहा, बहरहाल इस सानहे की वजह से हमारा गुलमर्ग का ट्रिप कैंसिल हो गया है और हम कल दोपहर के बाद लक्ष्मण की डेड बॉडी लेकर दिल्ली जा रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेता हूँ। एसपीजी रास्ते में आपसे आपके करियर और जाती जिंदगी के बहुत से वाकयात तफसील से सुनने हैं। एसपी ने बज़ाहिर खुश दिली से इकरार में सर हिलाया, ताहम मैं तो उसकी दिली कैफियत से बखूबी वाकफियत रखता था। उन्होंने मुझे खाने में शरीक होने की दावत दी, ताहम मैंने सलाद और मीठे के चंद लुकमे लेने और कॉफी का एक कप पीने पर इक्तिफा किया। उसके बाद मैंने उनसे इजाजत ली और रेस्टोरेंट से बाहर आ गया और सीधा कोमल के पास जा पहुंचा। उसने अपनी मखसूस दिलकश मुस्कुराहट के साथ मेरा इस्तकबाल किया। इधर उधर की चंद बातें करने के बाद मैंने कोमल को कहा, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। मुझे अपने कुछ काम निपटाने के लिए अभी शहर के कुछ अलग अलग हिस्सों में जाना है। मैंने अपनी किराए की जीप वापस कर दी है। क्या मेरे लिए किसी कार या जीप का बंदोबस्त हो सकता है? मुझे 2-3 घंटे के लिए गाड़ी चाहिए। कोमल ने कुछ सोचकर कहा, मैं पता करती हूँ। दरअसल जीप तो मिल जाएगी, लेकिन 5 ड्राइवर छुट्टी करके अपने घर को जा चुके हैं। मैंने कहा, मुझे तो वैसे भी ड्राइवर की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ गाड़ी की चाबी मेरे हवाले कर दें और जीप का नंबर बता दें। कोमल ने चंद ही मिनट में मेरी फरमाइश पूरी कर दी। मैं जीप लेकर निकला और सीधा ग्रीन लेक होटल की तरफ चल दिया। रात अभी ज्यादा नहीं हुई थी, तहम श्रीनगर में शायद उस वक्त सिर्फ शौकीन मिजाज सयाह ही जाग रहे होंगे। मैं ग्रीन लेक होटल के इस्तकबालिया काउंटर पर पहुंचा तो होटल के मालिक का जवान साल बेटा वहां मौजूद था। मुझे देखकर उसने सलाम किया। मैंने कहा, मेरा नाम धर्मनाथ है और मैंने कमरा नंबर 105 किराए पर ले रखा है। उसने खुश इखलाकी से कहा, जी मुझे मालूम है, ये लें अपने कमरे की चाबी। खाना तो अब नहीं मिल सकता, चाय कॉफी की तलब हो तो बता दें। मैंने कहा, नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी मैं कुछ देर के बाद कमरा छोड़कर जा रहा हूँ, आप हिसाब बना लें। उसने एहतराम भरे लहजे में कहा, जो हुक्म धर्मनाथ जी, आप वापस आएंगे तो हिसाब तैयार मिलेगा। मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। कमरे की हालत से लग रहा था कि मेरे जाने के बाद से किसी ने उसे खोलने की जरूरत महसूस नहीं की। मैंने अलमारी से सूटकेस निकाल कर खोला और बिस्तर पर रख दिया। वहां मौजूद शॉलों का बंडल सूटकेस में रखने के बाद मैं मुश्किल मरहले की तरफ मुतवज्जे हुआ। अलमारी के खोखले पैंदे से 8 तस्वीरों वाला लिफाफा और डायरी निकालने में मुझे खासा जोर और वक्त सर्फ करना पड़ा। वो दोनों अनमोल चीजें मैंने सूटकेस की अंदरूनी जेब में छुपा दी। मैं इस्तकबालिया पर पहुंचा तो वहां मुझे हिसाब बेबाक करने में बमुश्किल 1 मिनट लगा। खुश अखलाक नौजवान ने मुझसे आइंदा ट्रिप में मेहमान नवाजी का मौका देने का वादा लिया। जवाबन मैंने उससे नगीन झील की तरफ जाने का सबसे बेहतर रास्ता दरियाफ्त किया और उसकी तरफ से रहनुमाई की तमाम जुजियात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ली। मैं होटल से निकलकर अपनी जीप की तरफ बढ़ा तो पता चला कि बाहर अच्छी खासी तेज बारिश हो रही है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मैंने सूटकेस अकबी नशिस्त पर रखकर अपना पिस्तौल निकालकर गहरी नजरों से जायजा लिया। उसका मैगजीन गोलियों से लबालब भरा हुआ था और वो उंगली का इशारा पाते ही आतिशो आहन बरसाने के लिए पूरी तरह तैयार था। ग्रीन लेक होटल से नगीन झील का फासला तो कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन खिजर का ठिकाना झील के दूसरी तरफ था, लिहाजा मुझे खासा तवील चक्कर काटना था। रात गहरी होने के साथ तेज बारिश ने सड़कों और गली कूचों को वीरान कर दिया था। तमाम विंड स्क्रीन पर फिसलती पानी की चादर की वजह से हद निगाह भी कम हो गई थी, लिहाजा मुझे गाड़ी चलाने में एहतियात बरतनी पड़ी। बज़ाहिर अपने मतलूबा इलाके पहुंचने के बावजूद मुझे अपनी मंजिल की तलाश में खासी देर भटकना पड़ा। आखिरकार मुझे एक बुलंदो बाला इमारत के हयूले को देखकर लगा कि यही खिजर की कमीनगाह हो सकती है। मैं जिस इरादे से वहां पहुंचा था उसके पेश नजर किसी से पूछकर अपने अंदाजे की तस्दीक की गुंजाइश नहीं थी। मैंने थोड़ा आगे ले जाकर एक दरख्त के नीचे घनी तारीकी में जीप रोक दी और पिस्तौल के दस्ते पर मजबूती से गिरफ्त जमाए उस 3 मंजिला इमारत की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे मैं करीब होता गया मुझे अंदाजा हुआ कि जितनी आलीशान ये इमारत है उसके लिहाज से उसमें बराए नाम रोशनी है। उसके मकीन शायद जल्दी सो जाने के आदी हैं, लेकिन खिजर के पेशे के पेश नजर ये बात अनहोनी सी लग रही थी। बहरहाल मैं भारी भरकम चौबी फाटक पहुंचा और उस पर आवेजा आहनी घेरे को दरवाजे से टकराकर बुलंद आहंग दस्तक दे डाली। मुझे हैरानी इस बात पर हो रही थी कि फाटक के दोनों सुतूनों पर नस्ब कुमकुमे भी रोशन नहीं थे। कुछ देर तक कोई रद्द-ए-अमल जाहिर न होने पर मैंने एक बार फिर इस मर्तबा ज्यादा जोर से दरवाजा खटखटाया।
बिल आखिर फाटक के दूसरी तरफ एक बत्ती रोशन हुई और फिर कोई चलता हुआ फाटक में बने छोटे दरवाजे के पास पहुंचा। मेरे अंदाजे के बरक्स अंदर से कोई पुछगिछ किए बगैर दरवाजा खोल दिया गया। मैंने देखा लगभग 40 बरस का एक मकामी शख्स सवालिया नजरों से मुझे घूर रहा है। इससे पहले कि वो मुझसे सवाल करता, मैंने खुद ही बात शुरू कर दी। कहा, मेरा नाम धर्मनाथ है और मुझे सनातन जी ने भेजा है। खिजर जी को कहो कि मुझे एक जरूरी काम है, अभी और इसी वक्त उनसे मिलना है। मेरे इस तवील बयान के जवाब में उस शख्स के चेहरे पर हैरत झलकी। उसने पूछा, कौन सनातन? मैंने कहा, तुम सनातन जी को नहीं जानते? होटल ग्रैंड पैलेस के जनरल मैनेजर खिजर जी के दोस्त। उस शख्स ने बेजारी से कहा, अच्छा, वो जो खिजर जी के पार्टनर हैं। लेकिन उन्होंने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? उन्हें तो पता है कि खिजर जी सुबह से पहले यहाँ नहीं आते। उनसे मिलना है तो जहांगीर चौक वाले अड्डे की तरफ जाओ। वो अगर वहाँ भी न मिला तो पता चल जाएगा कि कहाँ मुलाकात हो सकती है। मैंने उसकी बात गौर से सुनी, साथ ही अपनी एक और हिमाकत पर गुस्सा भी आया। ये तो बिल्कुल सामने की बात थी। बहरहाल उस शख्स से जहांगीर चौक वाले अड्डे का महले वकूफ पूछने की गुंजाइश नहीं थी, वरना मैं उसकी नजरों में मजीद मशकूक हो जाता। लिहाजा मैंने जल्दी से बात बनाई और कहा, ओ भाई, मैं जहांगीर चौक होकर ही आ रहा हूँ। वो वहाँ से निकल चुका है और मुझे बताया गया है कि वो अपने घर की तरफ गया है। मैं सनातन जी के साथ यहाँ आ चुका था, इसलिए सीधा यहाँ आ गया। उस आदमी ने शाने उचकाकर कहा, अगर सनातन जी को माल चाहिए था तो खिजर सेठ के अड्डा मैनेजर अंशुमन को बता दिया होता। खामखा बारिश में धक्के खाते यहाँ आए। बहरहाल वो अभी घर वापस नहीं पहुँचे और न ही ऐसी कोई इत्तला है। अगर उनका इंतजार करना हो तो मैं बैठक खोल देता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। वापस जाकर सनातन जी को ये सब बताना है, उसके बाद वो जाने और उनका काम। मैं इससे ज्यादा धक्के नहीं खा सकता। उसने मेरी बात सुनकर शाने उचकाने पर इक्तिफा किया। मैंने हाथ के इशारे से अलविदा किया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से वापसी की राह पर चल पड़ा। मुझे अंदाजा था कि ये जहांगीर चौक श्रीनगर के गुंजान आबादी वाले इलाके में कहीं होगा। वहां तक पहुंचने के लिए रहनुमाई हासिल करना कुछ इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन मैं इस दौरान में ज़हनी कश्मकश में मुब्तला हो चुका था। मुझे ये कदम उठाने से पहले बहुत से पहलुओं पर गौर करने की जरूरत महसूस हो रही थी। जहांगीर चौक के अड्डे पर पहुंचकर मैंने उस गलीज शख्स खिजर को ढूंढ भी निकाला तो उस गहमा गहमी वाले मकाम पर उसके हवारियों की मौजूदगी में उसे गोली का निशाना बनाकर हलाक करना और फिर जान बचाकर सही सलामत वहां से फरार होना बच्चों का खेल तो नहीं है। क्या जरूरी है कि सब कुछ मेरी मंसूबाबंदी के मुताबिक ही रूनुमा हो सकता है वो मुझे वहां मिल ही न सके और उसका मैनेजर अंशुमन ही मेरे तराशे हुए बहाने के मुताबिक माल मेरे साथ सनातन के पास भेजने के लिए तैयार हो जाए और इस तरह खिजर तक मेरी रसाई का रास्ता खुद ब खुद मसदूद हो जाए। मेरे जहन में ख्याल उभरा कि इससे भी ज्यादा खतरनाक इम्कान ये है कि खिजर नामी पाकीज़ा नाम के हामिल उस नापाक शख्स ने अपने मायूब पेशे की वजह से जानी दुश्मन पाल रखे हों और वहां पहुंचकर उसे तलाश करने पर मैं मशकूक ठहरूं। ऐसे में कुछ बैद न था कि मुझे अचानक घेरे में लेकर बेबस कर दिया जाए। ऐसी सूरत में अपने पास भरे पिस्तौल की मौजूदगी का जवाब पेश करना मेरे लिए दूभर हो जाएगा। कोमल ने बताया है कि उस शख्स के पुलिस के आला हुकाम से भी गहरे मरासिम हैं। खतरनाक गैर कानूनी हथियार के साथ गिरफ्तार होने पर मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे और मामला सनातन तक पहुंचा तो मेरा मिशन यहीं अंजाम तक पहुंच जाएगा। बिलाखिर मैं एक नतीजे पर पहुंच गया। खिजर को जहन्नम रसीद करने का इरादा तर्क करने के लिए यही वजह बहुत काफी है कि उस वक्त एसपी इंजीनियर की गर्दन अपने शिकंजे में रखने के लिए लाजिम उसकी अय्याशियों के फोटोग्राफ्स और हिंदुस्तान के पाकिस्तान और चीन के खिलाफ शैतानी अजाइम की मालूमात वाली डायरी मेरे साथ उस जीप में मौजूद है। खिजर जैसे गलीज इंसान को इबरतनाक अंजाम से दुचार करने से बिलाशुबा मेरे दिल को बेहद खुशी मिलेगी, लेकिन मैं इस मकसद की खातिर अपना पूरा मिशन खतरे में डालने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिजर की मौत मेरे हाथों लिखी है तो वो मुझे जरूर कोई मौका दे देगा। ये सब सोचते ही मेरा जहन बिल्कुल साफ हो गया और मैं अपनी गाड़ी को सीधा होटल ग्रैंड पैलेस की तरफ बढ़ाता चला गया। होटल के फाटक पर तैनात कारिंदे पहली नजर में मुझे और होटल की गाड़ी को पहचान गए। चुनाचे उन्होंने कुछ भी कहे सुने बगैर मेरे लिए रास्ता खोल दिया। अपना सामान संभाले मैं इस्तकबालिया पर पहुंचा तो कोमल अपनी ड्यूटी खत्म करके रुखसत हो चुकी थी। इस्तकबालिया के ड्यूटी मैनेजर ने मेरे दरियाफ्त करने पर मुख्तसर अल्फाज में बताया कि अस्पताल से लक्ष्मण की लाश वापस आ चुकी है। पेट चाक करके सफाई करने और केमिकल वगैरह लगाने के बाद लाश कई दिन तक के लिए गलने सड़ने से महफूज हो गई है और कल सुबह सवेरे ये पूरा टोला सरकारी तैयारे के जरिए दिल्ली रवाना हो रहा है। गोया कश्मीर जन्नत नजीर से मेरी रुखसती का वक्त आन पहुंचा था।
मैं अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हो पाया था, इसका फैसला तो हतमी नतीजा बरामद होने के बाद ही होना था। मेरे लिए फिलहाल इतना ही इत्मीनान काफी था कि मामलात मेरे काबू में हैं। एसपी इंजीनियर के जरिए मैं अपनी वतन की सलामती से मुताल्लिक बहुत से मकासद पूरे कर सकता था। कमरे में पहुंचने के बाद मैंने अपना सामान समेटा और रवानगी की तैयारी कर ली। उसके बाद मैंने एक पश्मीना शॉल का पैकेट उठाया और होटल के अकबी विंग की तरफ चल पड़ा। मुझे रास्ते में किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा और मैं सीधा रामचंद के पास पहुंच गया। मैंने पश्मीना शॉल का पैकेट उसके हवाले करते हुए कहा, लो रामचंद भाई, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैं शुक्ला और प्रीतम को भी आभार दे चुका हूँ, परंतु अब किसी और को नहीं बताना। मेरे पास बस सैंपल वाली शॉलें बाकी बची हैं। रामचंद ने मसरूर लहजे में कहा, आप फिक्र न करें मनोहर जी, आपकी दरिया दिली के तो हम सब आभारी हैं। मैंने कहा, ऐसा न कहें, मैंने वही किया है जो मैं सहूलत से कर सकता हूँ। और हाँ, ये याद रखना कि कृष्णा जी और एसपी जी का हुक्म है कि मुझे उनके साथ विमान में दिल्ली जाना है। मुझे अपने साथ गाड़ी में लेकर जाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। रामचंद ने कहा, आप चिंता न करें, मैं खुद बुलाने आऊंगा आपको, बस तैयार रहना। उसके साथ मामला पक्का करके मैंने एसपी वगैरह के पास ऊपर जाने का सोचा, लेकिन फिर इरादा तर्क कर दिया। वहाँ उन लोगों के अलावा लक्ष्मण की लाश भी मेरी मुंतजिर होगी और मुझे उसके दीदार या रस्मी गुफ्तगू से कोई दिलचस्पी नहीं थी। लिहाजा मैं वहाँ रुके बगैर अपने कमरे में वापस आ गया। मैंने अलग सुबह चना रेस्टोरेंट में नाश्ता किया और इस्तकबालिया पर जाकर अपने होटल में क़याम का हिसाब चुकता करके अपने कमरे में आ गया। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक लगभग 1 घंटे बाद ही रामचंद मुझे बुलाने आ गया। होटल का बेल बॉय उसके हमरा था, जो सामान उठाकर हमारे पीछे पीछे चलने लगा। हम होटल की मरकजी इमारत से बाहर निकले तो सामान से लदी एक फौजी लारी हमारी मुंतजिर थी। मेरा सामान भी दर्जन भर सफरी थैलों और बक्सों में शामिल हो गया। उस लारी में फौजी ड्राइवर के अलावा सिर्फ मैं और रामचंद सवार थे। रामचंद ने पिछले हिस्से पर अपनी सीट संभालते हुए बताया, हम लोग पहले पहुंचकर सामान विमान में लदवाएंगे, इतनी देर में बाकी लोग भी पहुंच जाएंगे। ये ड्यूटी मैंने खुद मांगी है, वरना लक्ष्मण का मृत्यु शरीर ढोना पड़ता। मैंने कहा, ये तो बहुत समझदारी का काम किया रामचंद जी, मुझे भी उसकी 2.5 मन की लाश उठाने से बचा लिया। उस नारी के नाटक भी मुझे एक आंख नहीं भाते। मेरी बात सुनकर उसने कहकहा लगाया और फिर आंख दबाकर कहा, ऐसी बात न करो मनोहर जी, रागनी ही के दम से तो इस ट्रिप में रौनक रही है, वरना कृष्ण जी की शक्ल देख देख कर हम जिंदगी से बेजार हो जाते। मैंने हंसते हुए कहा, लगता है रामचंद जी तुम्हारा दिल भी आया हुआ है उस पर, इसीलिए तो उसके खिलाफ कोई बात सुनने से दिल दुख रहा है तुम्हारा। उसने ठिठाई से कहा, मैं एक सेहतमंद मर्द हूँ मनोहर जी, ऐसी दिलकश महिला की तरफ से मन कैसे नहीं भटकेगा। मैं नहीं मान सकता कि तुम इतने साधु संत हो कि। मैंने उसकी बात काट कर कहा, मैंने कब पारसा होने की सौगंध उठाई है रामचंद जी, परंतु मुझे इतनी भड़कदार औरतों से उलझन होती है। हम दोनों रास्ते में इसी तरह की चोंचे लड़ाते रहे, हत्ता कि लारी अच्छा खासा फासला तय करके हम मंजिल पर पहुंच गए। मेरा अंदाजा था कि हमने कम से कम 10 मील का सफर तय किया था। लारी रुकने पर हम दोनों ने बाहर का जायजा लिया। लारी एक बहुत बड़े आहनी फाटक के सामने खड़ी थी, जिसके अतराफ में कई फौजी चेक पोस्टें कायम थीं और दर्जन भर मुसल्ला फौजी जवान मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। मेरे अंदाजे के बरक्स रामचंद जी ने लारी से उतरने की जहमत नहीं की। फौजी ड्राइवर ने खुद ही चेक पोस्ट पर तैनात अहलकारों से बात की। फिर राइफलों से मुसल्ला 2 सिपाहियों ने पीछे आकर जायजा लिया और हमसे कुछ पूछे बगैर वापस चले गए। कुछ ही देर के बाद फाटक खुल गया और लारी अंदर दाखिल हो गई। हम लगभग 1 मील तक पुख्ता सड़क पर आगे बढ़ते गए। फिर चंद छोटी इमारतों के एक मजमुए के पास पहुंचकर हमारी लारी कुछ देर के लिए रुकी और 4 फौजी जवानों को साथ लेकर दोबारा चल पड़ी। इन इमारतों का चक्कर काटने के बाद हमारी लारी सीधी रनवे पर खड़े डिकोटा तैयारे के पास जाकर खड़ी हो गई। हम दोनों लारी से उतरे और साथ आने वाले फौजी जवान रामचंद की हिदायत पर सामान मुसाफिर तैयारे में लादने लगे। इससे पहले मैंने अपना वो छोटा सफरी बैग उठाकर अपनी पुश्त पर लटका लिया, जिसमें मेरा अहम सामान मौजूद था। मैं जानता था कि ये कोई मुसाफिर एयरपोर्ट नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स का बेस है, लिहाजा पुख्ता फर्श पर उतरते ही मेरी नजरें तेजी से आसपास का जायजा लेने लगी। वहाँ इमारतों की तादाद कुछ ज्यादा नहीं थी, ताहम मैंने अंदाजा लगाया कि एयरबेस का अहाता कई मील रकबे पर मुहित है। रनवे से जरा हटकर लगभग 100 गज के फासले से 11 अदद छोटे बड़े हैंगर बने हुए थे, जिनमें से 1-2 के अलावा सब में जंगी तैयारे मौजूद थे, जबकि रनवे पर खासा आगे भी 2 दरमियानी जिसामत के जंगी तैयारे और एक हेलीकॉप्टर खड़ा दिखाई दिया। मैंने जंगी तैयारे फौरन पहचान लिए। वो फ्रांसीसी साख्ता मिस्टेयर तैयारे थे
जबकि हेलीकॉप्टर बेल सीरीज से ताल्लुक रखते थे। मैंने गहरी नजरों से जायजा लेकर हैंगरों में मौजूद तैयारों की गिनती करने की कोशिश की। इनमें से बाज हैंगरों में 1 से ज्यादा तैयारे मौजूद थे और मेरे अंदाजे के मुताबिक उस एयरफोर्स बेस पर कम से कम 17-18 यानी 1 स्क्वाड्रन से ज्यादा तैयारे मौजूद थे। मिस्टीयर तैयारे के अलावा मैंने बरतानवी साख्ता कैम्बरा बम्बार और फोलैंड नैट जंगी तैयारे भी शनाख्त किए। मैंने उन हैंगरों का महल वकूफ भी जहन नशीन करने की कोशिश की। हमारे वहां पहुंचने के लगभग 1 घंटे के बाद बाकी लोग भी गाड़ियों के काफिले की शक्ल में पहुंच गए। सबसे पहले लक्ष्मण का ताबूत तैयारे में चढ़ाया गया। अच्छी खासी सर्दी होने की वजह से रागिनी समेत बेशतर अफराद फौरी तौर पर तैयारे के अंदर घुस गए। अलबत्ता मैंने कृष्णा मेनन और एसपी इंजीनियर की पैरवी में बाहर ही ठहरना मुनासिब समझा। कृष्णा ने निहायत खुशदिली से मेरा खैर मकदम किया। एसपी इंजीनियर ने भी इजहार मुसर्रत का बेहतरीन नाटक किया। मैंने मसरूर लहजे में कृष्णा जी को मुखातिब किया। कहा, ये तो एयरफोर्स बेस है कृष्णा जी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मकाम पर बना हुआ है। आपकी मेहरबानी के मुझे इस बेमिसाल तजुर्बे से लुत्फानंदोज होने का मौका दिया। कृष्णा ने खंदा पेशानी से मेरा इजहार तशक्कुर कबूल किया और फिर एसपी इंजीनियर से बात जारी रखी। बोला, अगर आप यहाँ मजीद हैंगर बनवाना चाहते हैं तो मैं आपकी दरखास्त मंजूरी के लिए पंडित जी के पास भेज दूंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि लेह में बाकायदा एयरबेस बनाने का काम भी जल्द अज जल्द शुरू हो जाए। चपटी नाक वाले जर्द शैतानों यानी चीनियों की गर्दन पकड़ने के लिए वहाँ हमारी एयरफोर्स की मौजूदगी जरूरी है। मैंने एसपी इंजीनियर को इस तरह भरी नजरों से अपनी तरफ देखते पाया। मेरे चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट देखकर उसने जल्दी से नजरें चुरा ली। मैं जानता था कि उसका बस चले तो अभी कृष्णा जी का मुंह बंद कर दे, लेकिन बड़े मियाँ उसकी हालत से बेखबर बोले जा रहे थे। कह रहा था, बाकायदा प्रोडक्शन शुरू हो जाए तो 3-4 मारू तैयारे भी यहाँ तैनात करवा देना, वैरायटी बढ़ जाएगी। पंडित जी की फरमाइश है कि इस एयरफोर्स बेस पर मुसाफिर बरदार तैयारों की बाकायदा आमदोरफ्त की गुंजाइश निकाली जाए। एसपी इंजीनियर ने शान उचका कर कहा, वो मुल्क के वजीर आजम हैं, जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन मेरी जाती राय यह है कि इससे हमारे एयरबेस की सिक्योरिटी कमजोर पड़ जाएगी। हम किस किस सिविलियन पर नजर रखेंगे? बेहतर है कि आम शहरियों के लिए अलग एयरपोर्ट बनाया जाए। मुझे लगा कि उसके लहजे में तंज की हल्की सी झलक आई है। शायद उसका इशारा मेरी तरफ था, लेकिन कृष्णा जी ने उसके लहजे पर तवज्जो दिए बगैर कहा, फिलहाल ये मुमकिन नहीं। तुम्हें तो पता है ना कि हम रूस से उसके जदीद तरीन MiG-21 तैयारों की बहुत बड़ी खेप खरीदने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत भारी रकम दरकार होगी। पाकिस्तान के अमरीकी तैयारे स्टार फाइटर F-104 का मुकाबला करने के लिए हमारे पास कोई जहाज नहीं है। मैंने दिल ही दिल में एसपी इंजीनियर को एक बार फिर इस्तराब से बल खाते देखा, लेकिन फिर शायद कुदरत को एसपी इंजीनियर पर रहम आ गया और कृष्णा जी ने बात वहीं खत्म करके तैयारे की तरफ कदम बढ़ा दिए। अंदर पहुंचने पर पता चला कि एक ही तैयारे में बालेहाज़ रुतबा 2 अलग अलग हिस्से कायम कर दिए गए हैं। लगभग निस्फ हिस्से पर मुश्तमिल कुशादा कैबिन और कृष्णा जी और उनके करीबी साथियों का कब्जा था, जबकि बाकी निस्फ में नस्ब नशिस्तों पर बाकी दर्जन भर अफराद ठुसे हुए थे। मुझे बगैर कहे मरात याफ्ता अफराद के साथ जगह मिल गई। मेरा अंदाजा था कि लगभग बिस्तर की शक्ल इख्तियार कर लेने वाली जो नशिस्त मेरे हिस्से में आई थी, उस पर दिल्ली से आते हुए स्वर्गवासी लक्ष्मण काबिज रहा होगा। मैंने उसे कृष्णा की साजिश तस्वुर किया कि रागिनी और बड़े मियाँ रूबरू थे, जबकि मेरे हिस्से में एसपी इंजीनियर की रफाकत आई थी। और इससे भी अच्छी बात यह थी कि उसने अपनी किस्मत के लिखे को खंदा पेशानी से कबूल कर लिया था। हमारे तैयारे में सवार होने के लगभग फौरन बाद तैयारे के अमले ने दोनों इंजन जला दिए और जब पंखे हमवार अंदाज में यकसा आवाज से घूमे तो मुसाफिरों को खबरदार करके तैयारा आहिस्ता आहिस्ता रनवे पर बढ़ने लगा। रफ्ता रफ्तार तेज होती गई और फिर तैयारा हल्के से झटके से फजा में बुलंद हो गया। परवाज हमवार हुई तो मैंने सबसे पहले ये जांचने की कोशिश की कि अगर मैं एसपी इंजीनियर से बात करूं तो हमारी आवाज किस हद तक वाज़े अंदाज में कृष्णा जी और रागिनी तक पहुंचेगी। मुझे अंदाजा हुआ कि आवाज खासी बुलंद होने और उन दोनों के हमारी तरफ पूरी तरह मुतवज्जे होने पर भी वो हमारी बात नहीं सुन सकते। ये जानकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया।